बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने कोच्चि की जनता को संबोधित कर विपक्ष पर हमला बोला। विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लगाए और लोगों से एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, तेज विकास और युवाओं की आकांक्षाओं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार का है। भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसी कामना के साथ आप इतनी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। आज पीएम मोदी कोचीन एयरपोर्ट के करीब स्थित कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य की पवित्र जन्मस्थली श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्रम पहुंचे। कलाड़ी ऐसी जगह है जहां पर अभी भी ऐसे मंदिर देख सकते हैं जहां उनकी मां ने पूजा की थी। कलाड़ी का श्रृंगेरी मठ अब उस जगह पर खड़ा है जिसे भारत के सबसे महान विचारक आदि शंकराचार्य का जन्म क्षेत्र कहा जाता है। कलाड़ी गांव के नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस तरह की कई कहानियां आदि शंकराचार्य के साथ जुड़ी हैं। कलाड़ी का शाब्दिक अर्थ है पैरों के निशान। ऐसे माना जाता है कि पूर्णा या पेरियार नदी शंकर के गांव से कुछ दूरी पर बहती थी। एक बार बालक शंकर की मां नदी जाते समय बेहोश हो गई। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की। बालक की भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि नदी उनके पद चिन्हों पर चलेगी। इस तरह वह नदी को गांव ले आए। तब से पेरियार नदी कलाड़ी गांव के करीब से बहती है। हरियाणा के गुरुग्राम में आज बड़ी वारदात हो गई। सोहना मार्केट के पूर्व वाइस चेयरमैन और बीजेपी नेता सुखबीर उर्फ सुखी की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिठौज के रहने वाले सुखबीर को गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में गोली मारी गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो वायरल है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और सुखबीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों की पहचान करने में जुट गई है। ये एक व्यक्ति है सुखबीर नाम के, रिठौज गांव से, उनके ऊपर फायरिंग हुई है। उनकी हालत क्रिटिकल है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सर, किस तरह से वारदात हुई है? ये कुछ लड़के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि मौके पर आए हैं और उनके द्वारा फायरिंग की गई। कितने हमलावर थे सर? वो अभी जांच का विषय है। उसके लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति को मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में एक महिला को धक्का मारते और पीटते देखा गया। घटना का पता तब चला जब 28 अगस्त को वीडियो वायरल हुआ। महिला की दुकान के सामने उसकी मर्जी के बिना बांस के खंभे खड़े करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। वायरल वीडियो में पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे। आसपास के लोग और आने जाने वाले झगड़ा देखते रहे। पुरुष ने महिला को कई बार थप्पड़ मारा और धक्का दिया। इसके बाद महिला रोती चिल्लाती हुई दिखाई दी। मुंबई पुलिस ने बताया, मामले में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। बॉलीवुड सेलेब्स हर साल धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं। बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिलती है। हर साल गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आने वालों में सलमान खान की बहन अर्पिता भी है। अर्पिता हर साल गणपति की मूर्ति अपने घर लेकर आती हैं। उनके दर्शन करने के लिए कई सेलेब्स आते हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी अर्पिता के घर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन करते दिखे, आरती की। सलमान खान ने गणेश चतुर्थी के इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया। सलमान खान हर साल की तरह गणेश चतुर्थी के दिन अर्पिता के घर गए। उन्होंने गणेश चतुर्थी की पूजा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो आरती करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गणपति बप्पा मोरिया। सलमान वीडियो में व्हाइट शर्ट और डेनिम में नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान के अलावा रितेश देशमुख, अर्पिता, आयुष आरती करते नजर आ रहे हैं। अर्पिता और आयुष के घर गणपति पूजा में कई सेलेब्स पहुंचे।
कैटरीना कैफ विकी कौशल के साथ पहुंची। इसके अलावा रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, सोहेल खान और भी कई सेलेब्स नजर आए। संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना कुमकुम केशरा धीरे सरित मुकुट शोभतो बरा मूर्ति पूरे चंडी कागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पटना में नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इस तरह जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगता है इस तरह की हरकतों से मोदी को हराया बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। नीतीश कुमार के पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की चर्चा के बीच पटना में बड़ा बदलाव दिखा। जेडीयू ऑफिस का पोस्टर बदल गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, आगाज हुआ बदलाव दिखेगा, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, जिसका इशारा कार्यकारिणी की बैठक के पहले जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर से मिल रहा है। जायजा लिया सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तक जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और उस बैठक में क्या कुछ एजेंडा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले इसका इशारा मिलने लगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की। जेडीयू दफ्तर में नए नए पोस्टर लग गए हैं बैठक के पहले, और एक पोस्टर लगा है नया, आश्वासन नहीं सुशासन। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कोई आश्वासन नहीं देते हैं, सीधे सुशासन देते हैं और बिहार का विकास करते हैं। और ठीक इसकी दाहिनी ओर एक और पोस्टर है जो बहुत बड़ा इशारा करता है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यानी कि जो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। भले ही जेडीयू के नेता इंकार कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर्स में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ, प्रदेश में दिखा देश में दिखा गया। यानी कि अब तक वो बिहार में सियासत करते रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, अब देश में भी विकास करेंगे, ऐसा दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। और ये पोस्टर बहुत कुछ बड़ा इशारा कर रहा है कि 3 दिनों के प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में क्या कुछ जेडीयू की तरफ से होने वाला है। खबर ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा फैसला भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इशारा किया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार देश भर का दौरा करेंगे और कई क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और 2024 में एक बड़े गठबंधन की तैयारी करेंगे, जिसका इशारा नीतीश कुमार ने भी दिया है। लेकिन उसके पहले कार्यकारिणी के बैठक के पहले जेडीयू दफ्तर में ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा कर दिया है कि इस 3 दिनों के बैठक में जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ फैसला करने वाली है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के तकरीबन 20 दिन बाद ही नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे की वजह है गंभीर आरोप, लेकिन कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद भी सियासत ठंडी नहीं हुई। शपथ ग्रहण के ठीक 14वें दिन यानी बुधवार को विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री का विभाग बदल दिया गया और गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। या यूं समझिए कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। सर कार्तिक कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। रिजेक्शन हो ही गया है, तो आप जान ही रहे कल ही हो गया सर। उसके बारे में जो जानकारी मिला उससे क्या था सब। कार्तिक कुमार की कुर्सी तो गई ही, दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। ऐसे में पूर्व कानून मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कार्तिक कुमार की फाइल खोलने वाले सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को अब नई चुनौती दे डाली है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, देखें क्या होता है।
कार्तिक कुमार अब बेकुर्सी हो चुके हैं। खिसियाए कार्तिक कुमार ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर वार करते हुए भूमिहार कार्ड भी खेल दिया। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी थे। महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन में एक मंत्री का विकेट गिर चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के दुमका में अंकिता के साथ जैसी ज्यादती दिल्ली की एक बेटी के साथ भी हुई। दुमका की अंकिता की तरह दिल्ली की बेटी भी एक सिरफिरे आशिक का शिकार बन गई। मामला दिल्ली के संगम विहार में सामने आया। 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्र को उसका पीछा करने वाले अमानत अली नाम के लड़के और उसके साथियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से लौट रही थी। गंभीर हालत में छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है। एक गोली लड़की के शरीर में फंस गई है। पीड़ित लड़की ने अपने बयान में अरमान अली और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक अली इंस्टाग्राम पर भी उसे परेशान करता था। इसके बाद छात्रा ने उसे ब्लॉक किया। 25 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तब 3 बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा किया। जब वो संगम विहार के बी ब्लॉक के पास पहुंची तो उनमें से एक ने गोली मार दी। तीनों लड़के बाइक से भाग निकले। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरमान अली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। इट इज द नेक्स्ट डे हमें 2 अक्यूज मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। भारत के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि देश को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन मिली है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मिलकर बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है ये वैक्सीन देश में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार साबित होगी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देश में विकसित पहला वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने इस वैक्सीन को दिल्ली में लॉन्च किया। इस वैक्सीन को SII और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि वैक्सीन के उपलब्ध होने में अभी कुछ महीने का वक्त जरूर लगेगा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में ये वैक्सीन मील का पत्थर साबित होगा। स्वदेशी होने के कारण ये लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सकेगी। समय रहते इस वैक्सीन को फीमेल्स में लगा दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। निश्चय ही इंडिजिनस एंड अफोर्डेबल दोनों ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि साथ ही साथ जो इस तरह की आयुष्मान भारत जैसी और बहुत सारे प्रावधान मोदी जी ने लाए हैं, निश्चय ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसका बहुत अधिक कल्चर इस देश में नहीं था, आपने देखा होगा वैक्सीनेशन का तो कभी कोई नाम ही नहीं था लेता। तो बार बार कोविड के दौरान जिस प्रकार मोदी जी ने आह्वान किया, एक जागरूकता आम जनमानस में जागी है और उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच एक स्थापित करने का प्रयास किया है। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपको बताएंगे सीरम इंस्टीट्यूट वाले कि ये अफोर्डेबल लिमिट में रहेगा, हर आम आदमी की पहुंच में रहेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला के मुताबिक इस वैक्सीन को पहले भारत में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए तक हो सकती है। हालांकि कीमत अभी फाइनल नहीं हुई है। एक्चुअली देखिए, ये 10 साल के लिए हमने प्रयास किए, ये वैक्सीन बनाए कोलैबोरेशन में DBT और ये मिनिस्ट्री के साथ। और पहले हम हमारे देश को देंगे जैसे कि कोविड के टाइम में भी हुआ था, और उसके बाद हम पूरी दुनिया को ये वैक्सीन देंगे, क्योंकि दुनिया की महिलाओं के लिए ये वैक्सीन बनाई है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को
काम करना है, हेल्दी रहना है और उनके सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दाम कितना होगा सर इस वैक्सीन? प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है? वो हम कुछ महीनों में हम अनाउंस करेंगे। शायद 200 और 400 रुपये के बीच हो सकती है, बट ये सब फाइनलाइज हम बाद में करेंगे। ये वैक्सीन इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर दुनिया में महिलाओं को होने वाला चौथा आम कैंसर है। 2020 में इसके दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। जाहिर है, जिस तरह भारत में बने कोविड के वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गए थे, वैसे ही ये वैक्सीन भी सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद काम आएगा। दरअसल देश बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर कैंसर और वायरस पर लगातार काम कर रहा है। इससे न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में क्रांति आ रही है, बल्कि भारत की बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। मौजूदा दौर में देश की बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी इकोनॉमी करीब $80 बिलियन की है, जो 2025 तक $150 बिलियन पहुंच जाएगी। जाहिर है, पूरी दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर बनकर भारत उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।